भारत माता की, भारत माता की, इनकलाब, इनकलाब, वंदे, वंदे। मंच पे मौजूद कांग्रेस के अध्यक्ष खड़गे साहब, असली शिवसेना के अध्यक्ष उद्धव ठाकरे जी, असली एनसीपी के अध्यक्ष शरद पवार जी, इंडिया गठबंधन के देश भर से आए हुए सभी सीनियर नेतागण और इतनी भारी संख्या में आए हुए मेरे सभी प्यारे बहनों, भाइयों, माताओं, बुजुर्गों, बच्चों, आप सबको मेरा नमस्कार, सबको मेरा प्रणाम। दोस्तों, आज आप लोगों के बीच में आके मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। सीधे जेल से आ रहा हूं आप लोगों के बीच में। जेल का जवाब, जेल का जवाब। दिल्ली से आया हूं झोली फैला के आपसे भीख मांगने के लिए। मेरे भारत को बचा लो, मेरे देश को बचा लो। हमारे देश को प्रधानमंत्री जी तानाशाही की तरफ ले जा रहे हैं। हमारे देश को बाबा साहब अंबेडकर ने एक शानदार संविधान दिया था, जनतंत्र का। जनता चुनेगी, वोट करेगी, लोग चुने जाएंगे, वो शासन करेंगे। जिनको जनता चुनेगी वो शासन करेंगे। जनता के मुताबिक काम किए। अब धीरे 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 प्रधानमंत्री जी ये जनतंत्र खत्म करना चाहते हैं। मेरा उदाहरण लीजिए। दिल्ली में हमें 2015 में दिल्ली में 70 सीट हैं, विधानसभा में 70 सीट हैं। 70 में से 67 सीट, 67 सीट आम आदमी पार्टी को मिली थी। 5 साल बाद चुनाव हुए 2020 में, और 2015 में 67 सीट आम आदमी पार्टी को, 3 सीट बीजेपी को। 2020 में 70 में से 62 सीट आम आदमी पार्टी को, 8 सीट बीजेपी को। तो मोदी जी ने देखा कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी को हरा नहीं सकते, तो मोदी जी ने एक षड्यंत्र रचा, एक फर्जी केस बनाया। उसमें मनीष सिसोदिया को, सतिंदर जैन को, सबको उसमें गिरफ्तार किया और फिर मुझे गिरफ्तार कर लिया। अगर हरा नहीं सकते तो गिरफ्तार कर लो। उन्हें लगा कि गिरफ्तार करेंगे तो केजरीवाल को इस्तीफा देना पड़ेगा, लेकिन केजरीवाल ने तय किया सरकार जेल से चलाएंगे। मैंने इस्तीफा नहीं दिया, सरकार जेल से चलाएंगे। अगर मोदी जी जनतंत्र को जेल में कैद करेंगे तो हम जनतंत्र को जेल से चला के दिखाएंगे। मैं एक बहुत छोटा सा आदमी हूं। हमारी एक छोटी सी पार्टी है, 2 राज्यों में है, पंजाब में, दिल्ली में। मैं सोच रहा था मोदी जी ने मुझे गिरफ्तार क्यों किया। मेरे जैसे छोटे से, वो तो इतने बड़े आदमी हैं, इतना उनके पास साधन है, तमाम उनके पास रिसोर्सेज हैं, मुझे क्यों गिरफ्तार किया। मुझे गिरफ्तार किया क्योंकि दिल्ली के गरीब बच्चों के लिए मैंने अच्छी शिक्षा का इंतजाम किया। दिल्ली के गरीब बच्चों के लिए मैंने अच्छे सरकारी स्कूल बनाए, शानदार सरकारी स्कूल बनाए। मोदी जी नहीं चाहते कि गरीब बच्चों के लिए अच्छे स्कूल बनाए जाएं, वो इस काम को रोकना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने मुझे गिरफ्तार किया। मैंने मान लो 500 स्कूल बनाए। मोदी जी, आपका बड़प्पन तो तब था आप 5000 स्कूल बनाते। आप तो इतने बड़े आदमी हो, आप 5000 स्कूल बनाते, तब आपका बड़प्पन था। आपने केजरीवाल को गिरफ्तार करके स्कूलों का काम रोक दिया दिल्ली के अंदर।
मुझे गिरफ्तार इसलिए किया क्योंकि दिल्ली में मैंने इतने सारे मोहल्ला क्लिनिक, गली गली में मोहल्ला क्लिनिक, अस्पताल बनाए शानदार, सबका इलाज मुफ्त कर दिया, दवाइयां, टेस्ट, सब कुछ मुफ्त कर दिया 2.5 करोड़ दिल्ली के लोगों के लिए। मोदी जी ये काम रोकना चाहते हैं, इसलिए मुझे गिरफ्तार किया। बना देखिए, दिल्ली के लोगों के लिए मैंने सारी दवाइयां मुफ्त कर दी, लेकिन जब मैं तिहाड़ जेल में गया 15 दिन तक मेरी दवाइयां बंद करवा दी मोदी जी ने तिहाड़ जेल के अंदर। मैं शुगर का मरीज हूं 20 साल से, और 10 साल से इंजेक्शन ले रहा हूं इंसुलिन के। रोज 4 इंजेक्शन लगते हैं मेरे को इंसुलिन के, 52 यूनिट इंसुलिन लेता हूं रोज। लेकिन जब मैं तिहाड़ गया, मोदी जी ने मेरे इंजेक्शन बंद करा दिए। 15 दिन तक मेरी 300 पहुंच गई शुगर, 350 पहुंच गई शुगर। मैं बोलता रहा वहां पे अफसरों को, कर्मचारियों को, मुझे इंसुलिन चाहिए, उन्होंने नहीं दी। बोले ऊपर से आदेश है, इंसुलिन नहीं दे सकते। अगर किसी आदमी को कई दिनों तक शुगर हाई रहे तो उसकी किडनी खराब हो जाती है, उसका लिवर खराब हो जाता है। मुझे नहीं पता ये क्या करना चाहते थे मेरे साथ, लेकिन इतिहास गवाह है, ऐसे बहुत सारे किस्से हुए हैं जब विरोधियों को और विपक्षी पार्टी के लोगों को जेल में डाल के उनके शरीर को खराब कर दिया गया। मुझे गिरफ्तार इसलिए किया गया क्योंकि दिल्ली के सभी लोगों की मैंने बिजली मुफ्त कर दी। दिल्ली में लोगों का बिजली का बिल 0 आता है। मैं मोदी जी को कहना चाहता हूं कि आप बड़प्पन तो तब होता जब आप पूरे देश के लोगों की बिजली मुफ्त कर देते। आपने दिल्ली के लोगों की बिजली आप रोकना चाहते हो, इसलिए आपने मुझे गिरफ्तार किया। अब दोस्तों, ये लोग कह रहे हैं कि मुझे 2 तारीख को दोबारा जेल जाना है। मैं जेल जाऊंगा कि नहीं जाऊंगा, ये आपके हाथ में है। अगर आपने इंडिया गठबंधन को जिता दिया, अगर आपने इंडिया गठबंधन की सरकार बना दी, तो मुझे जेल जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और अगर आपने कमल का बटन दबाया तो मुझे दोबारा जेल जाना पड़ेगा। तो जो जो लोग मुझे जेल भेजना चाहते हैं, कमल दबा देना, और जो जो मुझे आजाद देखना चाहते हैं, इंडिया गठबंधन को जिता देना। जब आप बटन दबाने जाओ तो इस बार बटन केजरीवाल को जेल भेजने या केजरीवाल को आजाद करने के लिए दबाना। रशिया का नाम सुना है? रशिया, पुतिन ने क्या किया? जितने विपक्षी नेता थे उनको सबको कैद करके जेल में डाल दिया या मरवा दिया, और फिर चुनाव करवाए। 87% वोट मिल गए, 87%। जब विपक्षी नहीं होगा, लड़ने वाले नहीं होंगे, सारे वोट आप ही को मिलेंगे। बांग्लादेश में भी अभी ऐसा हुआ, उसने सारे विपक्षी नेताओं को जेल में डाल दिया और शेख हसीना जीत गई। पाकिस्तान में भी यही हुआ, इमरान खान को जेल में डाल दिया, उसकी पार्टी छीन ली, उसका सिंबल छीन लिया, जीत गए। अब मोदी जी भी हमारे देश को पाकिस्तान और बांग्लादेश बनाना चाहते हैं। इंडिया गठबंधन भारत देश को दुनिया का नंबर 1 देश बनाना चाहता है। मोदी जी भारत को बांग्लादेश और पाकिस्तान बनाना चाहते हैं। तय आपको करना है कि आप भारत को किस तरफ ले जाना चाहते हो, बांग्लादेश और पाकिस्तान की तरफ, या दुनिया का नंबर 1 देश बनाना है। अब यही काम मोदी जी देश में कर रहे हैं, हमारे देश में, कि सारे विपक्ष को खत्म कर दो। उन्होंने मेरे को गिरफ्तार कर लिया, कांग्रेस का अकाउंट फ्रीज कर दिया। चुनाव के 1 महीना पहले उन्होंने कांग्रेस का अकाउंट फ्रीज कर दिया। अब हमारा अकाउंट फ्रीज करने जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के अंदर इनके वकील ने बोला है कि आम आदमी पार्टी का अकाउंट फ्रीज करेंगे। शिवसेना के उन्होंने 2 टुकड़े कर दिए, शिवसेना के 2 टुकड़े कर दिए, एनसीपी के 2 टुकड़े कर दिए, स्टैलिन के कई मंत्रियों को गिरफ्तार कर लिया, ममता दीदी के कई मंत्रियों को गिरफ्तार कर लिया। सारे विपक्ष को तहस नहस करने के बाद मोदी जी कहते हैं आओ चुनाव लड़ते हैं। ये तो कायर लोग कहते हैं ऐसे।
अरे मोदी जी, दम में तो आंख में आंख डाल के छाती चौड़ी करके चुनाव की तरह लड़ो ना। सबके अकाउंट फ्रीज कर दिया, सबको जेल में डाल दिया। इस वक्त मोदी जी एक बड़े खतरनाक मिशन पे काम कर रहे हैं। बहुत खतरनाक मिशन है, आपको पता नहीं, अंडरग्राउंड का चल रहा है। उस मिशन का नाम है वन नेशन वन लीडर। इस देश में वो चाहते हैं मोदी जी एक ही नेता होना चाहिए। उसके लिए वो 2 लेवल पे काम कर रहे हैं। एक लेवल, जितने विपक्ष के नेता हैं एक एक करके सबको जेल में डाल रहे हैं। कईयों को डाल दिया, और अगर वो जीत गए, भगवान ना करे वो जीते, अगर वो जीत गए, मैं आपको चैलेंज करता हूं अगले चुनाव तक ठाकरे साहब भी जेल में होंगे, खड़गे साहब भी जेल में होंगे, राहुल गांधी भी जेल में होंगे, प्रियंका भी जेल में होगी, केजरीवाल तो है ही जेल में, शरद पवार साहब भी जेल में होंगे, ममता जी भी जेल में होंगी, स्टालिन भी जेल में होंगे, पिनराई विजयन भी जेल में होंगे। तो एक उनके लेवल पे काम कर रहे हैं, विपक्ष को सबको जेल में डाल दो, जैसे पुतिन ने, शेख हसीना ने, जैसे पाकिस्तान वालों ने जेल में डाला। और दूसरे लेवल पे उनकी अपनी बीजेपी पार्टी में जितने नेता हैं सबको पैदल कर दिया, सबकी राजनीति खत्म कर दी। देवेंद्र फडणवीस को खत्म कर दिया उन्होंने, शिवराज सिंह चौहान को खत्म कर दिया, वसुंधरा राजे को खत्म कर दिया, डॉक्टर रमन सिंह को खत्म कर दिया, खट्टर साहब को खत्म कर दिया। एक ही बचा है, कौन है? अगला किसका नंबर है? अगला किसका नंबर है? सारा देश जानता है अगला नंबर योगी आदित्यनाथ का है। अगर ये जीत गए तो 2 महीने के अंदर योगी आदित्यनाथ को उत्तर प्रदेश के सीएम पद से हटा देंगे ये लोग। बड़ा खतरनाक, एक ही नेता बचेगा और वो भी बस वही राज करना चाहते हैं। लेकिन एक और चीज है, 2014 में जब मोदी जी प्रधानमंत्री बने थे, उन्होंने एक नियम बनाया बीजेपी के लिए कि जो नेता 75 साल का हो जाएगा बीजेपी में, उसको रिटायर करना पड़ेगा, उसको अपना पद छोड़ना पड़ेगा, उसको टिकट नहीं मिलेगी, और अगर वो किसी पद पे काम कर रहा है तो उसे इस्तीफा देना पड़ेगा। उस रूल के तहत उन्होंने सबसे पहले आडवाणी जी को रिटायर किया, फिर मुरली मनोहर को रिटायर किया, फिर उन्होंने सुमित्रा महाजन को रिटायर किया, फिर उन्होंने यशवंत सिन्हा को रिटायर किया, और कई लोगों को रिटायर किया। साल 17 सितंबर को मोदी जी 75 साल के हो रहे हैं। और मोदी जी ने तय किया है वो अपने बाद अमित शाह को प्रधानमंत्री बनाएंगे। मोदी जी ने तय किया है वो अपने बाद अमित शाह को तो इस बार मोदी जी अपने लिए वोट नहीं मांग रहे, अमित शाह के लिए वोट मांग रहे हैं। अमित शाह को प्रधानमंत्री बनाने के लिए वोट मांग रहे हैं। आप अपने आसपास जितने बीजेपी के सपोर्टर हैं, बीजेपी के वोटर हैं, बीजेपी के भक्त हैं, उनको बोलना अगर वो वोट डालने जाएं, ये सोच के जाएं कि वो अमित शाह के लिए वोट दे रहे हैं, मोदी जी के लिए वोट नहीं दे रहे हैं। आंख बंद कर लें और सोचें कि मोदी जी की बजाय अमित शाह प्रधानमंत्री बनने वाले। और उसमें भी जितने पिछले 2 साल से इस पे काम कर रहे हैं मोदी जी, जितने नेता थे बड़े छोटे बीजेपी के अंदर, सबको खत्म कर दिया। शिवराज सिंह चौहान को, वसुंधरा राजे को, डॉक्टर रमन सिंह, योगी आदित्यनाथ को 2 महीने में हटा देंगे ताकि रास्ता साफ हो जाए, अमित शाह बचे केवल। यह बात मैंने जेल से निकलने के अगले दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कही थी। जैसे ही मैंने कहा, सबसे पहले अमित शाह बोले नहीं नहीं मोदी जी रहेंगे हमारे 5 साल प्रधानमंत्री, मोदी जी रहेंगे। उसके बाद एक के बाद एक ही दिन में 24 घंटे में इतने नेताओं ने कहा मोदी जी रहेंगे प्रधानमंत्री, मोदी जी। मोदी जी ने नहीं कहा, मोदी जी देश के सामने कह दे कि वो रूल तो मैंने आडवाणी जी से छुटकारा पाने के लिए बनाया था, मैं तो रहूंगा। या तो मोदी जी कह दे भाई मैं तो रहूंगा, पर अप्लाई नहीं होता, ये तो मैंने आडवाणी जी की राजनीति खत्म करने के लिए बनाया था, उनको रास्ते से हटाने। लेकिन अभी तक मोदी जी नहीं बोले। इसका मतलब मोदी जी रिटायर करेंगे और यूपी के मुख्यमंत्री को हटाया जाएगा।
मैं देख रहा हूं महाराष्ट्र में इन दिनों कुछ ज्यादा ही चक्कर लगा रहे हैं मोदी जी। अभी थोड़े दिन पहले आए, इतनी गंदी गालियां देते हैं वो। प्रधानमंत्री को ये शोभा नहीं देता। वो पवार साहब के लिए बोले भटकती आत्मा। ये शोभा देता है प्रधानमंत्री जैसे व्यक्ति को? शरद पवार जी की इतने सीनियर नेता हैं देश के, आपकी उनसे वैचारिक भिन्नता हो सकती है, अलग अलग पार्टी में हो सकते हैं, लेकिन थोड़ी सी इज्जत तो रखिए। 84 साल की उम्र है शरद पवार जी की, मोदी जी की 74 साल की उम्र है, 10 साल बड़े हैं उनसे, और उनको कहते हैं भटकती आत्मा। ये तो सड़क छाप बात है। वो उद्धव ठाकरे जी को कहते हैं, क्या बोले उद्धव ठाकरे जी को? नकली संतान। उद्धव ठाकरे जी को कहते हैं नकली संतान। ये कोई भाषा है प्रधानमंत्री की? इस तरह से बोलते हैं प्रधानमंत्री? ये शरद पवार की बेइज्जती नहीं है, ये उद्धव ठाकरे की बेइज्जती नहीं है, ये महाराष्ट्र के एक एक व्यक्ति की बेइज्जती है। इस बार जब वोट डालने जाओ तो ऐसा बटन दबाना कि महाराष्ट्र की इज्जत ऊंची हो और महाराष्ट्र की बेइज्जती का बदला लिया जाएगा उससे। मेरे को इन्होंने 21 दिन की मोहलत दी है सुप्रीम कोर्ट ने। मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैं जेल से बाहर आऊंगा इतनी जल्दी, लेकिन बजरंगबली की कृपा है मेरे ऊपर। बजरंगबली की कृपा है। अचानक एक दिन मैं सेल में बैठा था, मेरा 25 नंबर सेल है, जेल नंबर, अब दोबारा जाना है मुझे, आप लोग मुझे चिट्ठी लिख सकते हैं जेल में। सेल नंबर 25, जेल नंबर 2, तिहाड़ जेल। और मेरे सेल में 2-2 सीसीटीवी कैमरे लगा दिए मोदी जी ने। 2 सीसीटीवी कैमरे हैं, 24 घंटे मेरी मॉनिटरिंग होती है। 13 अफसर बिठा रखे हैं, एक एक अफसर के पास 2-2 टीवी स्क्रीन है जिस पे मैं कितने बजे उठता हूँ, बाथरूम कितने बजे जाता हूँ, कितनी देर टॉयलेट करता हूँ, खाना खाता हूँ, टीवी देखता हूँ, किताब पढ़ता हूँ, क्या करता हूँ क्या नहीं करता। आप सोच के देखो, अगर आपको ये पता चले कि 24 घंटे आपके हर मूवमेंट को कोई मॉनिटर कर रहा है, जीना मुश्किल हो जाता है। और 2 टीवी स्क्रीन प्रधानमंत्री जी के अपने दफ्तर में लगे हुए, 24 घंटे मोदी जी मेरे को देखते हैं कि मैं क्या कर रहा हूं। तो एक दिन मैं टीवी देख रहा था, अचानक मुझे पता चला कि सुप्रीम कोर्ट ने मेरे को बेल दे दी। मैं 21 दिन के लिए बाहर आ गया। मुझे बहुत खुशी हुई, उसी वजह से आज आप लोगों के बीच में आने का मौका मिला। लेकिन मैंने भी ठान लिया है, ये 21 दिन का एक एक सेकंड, एक एक क्षण, एक एक पल मैं देश को बचाने के लिए गुजारूंगा। 24 घंटे काम कर रहा हूं। कल सवेरे लखनऊ गया था, फिर पंजाब गया, आज सवेरे पंजाब में था, आज मैं अभी बॉम्बे आया हूं, अभी भिवंडी गया था, भिवंडी से बॉम्बे आया हूं, अब रात को दिल्ली निकलूंगा। उसके बाद झारखंड जाना है कल या परसों में। पूरे देश में घूम के मेरा एक ही लक्ष्य है, किस तरह से अपनी भारत माता को बचाना है, देश को बचाना है, तानाशाही से बचाना है। दोस्तों, मैं तो आज आपको एक ही चीज बोल के जाऊंगा। जैसा मैंने कहा, अगर इनकी सरकार आ गई तो ये ठाकरे साहब को भी, शरद पवार जी को भी, सबको जेल में डाल देंगे। तो जो करे उद्धव ठाकरे से प्यार, उसे करना होगा मोदी को इंकार। जो करे शरद पवार को प्यार, उसे करना होगा मोदी को इंकार। और अंत में मैं कहना चाहता हूं, इंडिया गठबंधन के यहां पे 3 पार्टनर्स हैं, शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस। मैंने एक वीडियो देखा, मैं बड़ा चिंतित हो गया वो वीडियो देख के सोशल मीडिया पे। एक व्यक्ति ने वोट दे के बाहर निकला, उससे मीडिया वाले ने पूछा किसको वोट दिया? बोला शरद पवार को। बोला कौन से निशान पे? बोला घड़ी के निशान पे। अभी बहुत कन्फ्यूजन है लोगों में, इस कन्फ्यूजन को दूर करना बहुत ज़रूरी है। लोग, मैं देख रहा हूं, बड़ी ज़बरदस्त तरीके से बीजेपी को नकार रहे हैं, लेकिन अगर गलत सिंबल पे वोट डल गया तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। आप सब लोगों की जिम्मेदारी है, जितने लोग आज यहाँ आए हैं,
वापस जाके अपने अपने मोहल्ले में, अपने अपने गांव में, अपने अपने पड़ोस में बोल देना कि असली शिवसेना का सिंबल बदल गया है, असली शिवसेना का सिंबल ये है, मशाल है। ये बताना पड़ेगा सबको, बताना पड़ेगा सबको। और असली एनसीपी का सिंबल जो है वो अब घड़ी नहीं है, वो तुतारी बजाने वाला आदमी है। वो बताना पड़ेगा सबको, हम सबकी जिम्मेदारी है। पार्टी अपना काम कर रही है, लेकिन पार्टी के साथ साथ जनता की भी जिम्मेदारी है। और लास्ट में एक ही चीज कहूंगा, 4 तारीख को जब नतीजे आएंगे, मैं तब तक जेल जा चुका हूंगा, जेल से नतीजे देख रहा हूंगा। पिछली बार 48 में से 42 सीट एनडीए की आई थी, इस बार 48 में से 42 सीट इंडिया गठबंधन की आनी चाहिए। अगर 48 में से 42 सीट इंडिया गठबंधन की आई तो मुझे जेल के अंदर बड़ा सुकून मिलेगा। आप सब लोगों ने, इंडिया गठबंधन के सभी नेताओं ने, ठाकरे साहब ने, पवार साहब ने, खड़गे साहब ने आज मुझे यहाँ आमंत्रित किया, बोलने का मौका दिया, बहुत बहुत शुक्रिया। और इतने प्यार से आप सब लोगों ने सुना। आप लोग खुश रहें, स्वस्थ रखें, भगवान आपका खूब खुशियां दे। भारत माता की। धन्यवाद केजरीवाल जी। आणि आता आपण त्यांचे विचार ऐकणार आहोत। राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे अध्यक्ष शरदचंद्रजी पवार साहेब, आपण जोरदार टाळ्या वाजवून त्यांचं स्वागत करूया। फाशी सरकारी बंदोबस्त या ठिकाणी यायला मला यायला उशीर झाला, त्याबद्दल पहिल्यांदा दिल्ली व्यक्त करतो। लोकसभेची देशाची निवडणूक तुमच्या माझ्या या देशाच्या सगळ्या सर्वसामान्य लोकांच्या भरीत वेळेची ही निवडणूक आहे। अनेक निवडणुका आपण पाहिल्या, पण या देशाचं नेतृत्व ज्यांच्याकडे होतं त्या सगळ्या नेत्यांनी संसदीय लोकशाही पद्धती मजबूत कशा करता येतील या संदर्भाचे अखंड प्रयत्न केले। ही पहिली निवडणूक अशी आहे स्वातंत्र्याच्या नंतर या निवडणुकीमध्ये देशाच्या समोर डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी दिलेले संविधान आणि तुम्हा लोकांचा मूलभूत अधिकार तो कसा वाचवायचा या संबंधीचा प्रश्न आपल्या सगळ्यांच्या समोर झाला। आणि त्याचं महत्त्वाचं कारण, ज्यांच्या हातामध्ये सत्ता आहे ते सत्ताधारी ज्याचे उल्लेख मोदींच्या कामकाजाच्या पद्धतीचा आधीचे वक्ते अरविंद केजरीवाल यांनी केला। आज या सत्तेचा वापर प्रधानमंत्र्यांच्या मनाच्या विरुद्ध एखादी भूमिका कोणी मांडत असेल तर त्यांना उद्ध्वस्त कसं करता येईल या संबंधीची कामगिरी आजच्या प्रधानमंत्र्यांच्याकडून होते। जे विचारानं त्यांच्यावर नाहीच त्यांना तुरुंगात टाका। आत्ताच अरविंद केजरीवालला आपण ऐकलं, दिल्लीमध्ये अतिशय उत्तम प्रशासन हे केजरीवालनी दिलं। तिथल्या शाळा, शैक्षणिक क्षेत्र अतिशय उत्तम रीतीने चालवलं गेलं। लोकांना आरोग्याच्या उत्तम सुविधा ह्याच ठिकाणी त्यांनी दिल्या आणि दिल्लीचा चेहरा बदलण्यासाठी प्रयत्नाची पराकाष्ठा करणं हा आपला धर्म आहे हे समजून अरविंद केजरीवाल त्या ठिकाणी काम करतात।
पण हे त्यांचं काम ज्यांना मंजूर न्यायचे नरेंद्र मोदी त्यांच्या तुरुंगामध्ये टाकलं. का तर कुठेतरी धोरण ठरवलं. मुख्यमंत्र्यांना राज्यकर्त्यांना वेगवेगळ्या फसावर धोरणं ठरावी लागतात आणि ते धोरण त्यासाठी त्यांना तुरुंगात टाकले. त्यांच्या मंत्र्यांना तुरुंगामध्ये टाकलं. अनेक देशातल्या विरोधी पक्षाच्या नेत्यांना तुरुंगामध्ये टाकलं. याचा अर्थ स्वच्छ आहे की मी म्हणेल त्या पद्धतीने संसार, मी म्हणेल त्या पद्धतीनं लोकशाही हा एक कैली कार्यक्रम आज देशाच्या प्रधानमंत्र्यांनी घेतलेला आहे. आणि हे असंच चालू राहिलं तर माझी खात्री आहे की तुमचे माझे सगळ्यांचे अधिकार उद्ध्वस्त झाल्याशिवाय हे ग्रस्त स्वस्थ बसणार नाही. त्यांनी टीकाची फाळी केली. शिवसेनेच्या संदर्भात नकली सेना म्हणजे अरे ज्या बाळासाहेब हिंदू हृदय सम्राट बाळासाहेब ठाकरेंनी तुमच्या संकटाच्या काळामध्ये तुम्हाला वाचवायचं काम केलं हे महाराष्ट्राला माहिती आहे. पण तुम्ही विसरलात. भले तुम्ही काही म्हणले, किती टीकाची फाळी केली तर महाराष्ट्राच्या कानाकोपऱ्याचा तरुण आणि महाराष्ट्राच्या कानाकोपऱ्याचा मराठी माणूस बाळासाहेब ठाकरेंनी दिलेला विचार की जो आज उद्याची फळं घेऊन जात आहेत त्याच्या मागे शक्ती उभी केल्याचं राहणार नाहीत. आणि तुम्ही किती त्या संबंधीची टीकाची फाळी केली तर त्याच्याकडं या राज्याचा सामान्य माणूस धुमकून सुद्धा बघणार नाही. आम्हाला लोकांच्याबद्दल तुम्ही बोललात, सांगितलं की महाराष्ट्रामध्ये कुणीतरी एक भटकचा आत्मा आहे. आत्मा कधी असतो? माणूस गेल्याच्या नंतर असतो. यांना चिंता फैली आम्हाला लोकांची. भटकचा आत्मा. मी एवढंच सांगू इच्छितो की हा आत्मा तुम्हाला सत्तेहून बाजूला केल्याशिवाय स्वस्थ बसणार नाही. त्यासाठी जे जे काही करावं लागेल ती करण्याची ताकद तुम्हा सगळ्यांच्या मदतीनं आम्हा लोकांच्याकडे आहे. त्याची पूर्ण उपयुक्तता ही करण्याची भूमिका घेतली जाईल एवढंच या ठिकाणी सांगू इच्छितो. लोकशाही संकटात आहे, संविधान संकटात आहे, महाराष्ट्राचं हित संकटात आहे. या सगळ्यातून सुटका करायची असेल तर आपल्याला एकत्र राहावं लागेल. कुणी काही म्हणलं तर आज महाराष्ट्रामध्ये हे जे महत्त्वाचे पक्ष एकत्र आले त्या ऐक्याच्या जोरावर आणि तुमच्या पाठिंब्याच्या जोरावर उद्या ज्या वेळेला निवडणुका येतील त्या आलेल्या आहेत, चालू झालेल्या आहेत. या निवडणुकीच्या प्रक्रियेमध्ये भाजप आणि मोदी या प्रवृत्तीचा पराभव करणं हे तुमचं माझं काम आहे. मुंबई शहराच्या निवडणुका या ज्या 2 दिवसावर आलेल्या आहेत त्या निवडणुकीचा पुरेपूर लाभ तुम्ही घ्या आणि उत्तम प्रकारे या ठिकाणी भाजप आणि मोदी या प्रवृत्तीचा पराभव करा हीच विनंती करतो आणि माझे 2 शब्द संपवतो. धन्यवाद पवार साहेब. आणि यानंतर आता विनंती करतो अखिल भारतीय काँग्रेस कमिटीचे अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे साहेबांना की त्यांनी या सभेला संबोधित करावं. आज के इस चुनावी सभा में उपस्थित हमारे सीनियर लीडर श्री शरद पवार जी, अरविंद केजरीवाल जी, उद्धव ठाकरे जी और इस मंच पे बैठे हुए सभी नेतागण और यहाँ पर जो पधारे हुए मेरे भाइयों बहनों, पूरे नौजवान साथियों और
मीडिया के मेरे दोस्तों, अब तक तो भाषण पवार जी बात किए, उद्धव ठाकरे जी बात किए, अरविंद केजरीवाल जी ने बात किया। सभी ने बात करने के बाद मैं समझता हूं मेरे लिए कुछ नहीं बचा आपको कहने के लिए। ऐसा तो कहने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन अब यह ऐसा हुआ, उद्धव ठाकरे जी साहब ये बफे सिस्टम बना दिए। और बफे सिस्टम में क्या होता है, जो पहले बोलते हैं, पहले जो खाते हैं उनको अच्छा भोजन मिलता है, जो बाद में बोलते हैं उनको ढूंढना पड़ता कहाँ क्या है। तो ये जो है, आज मैं हमारे उद्धव ठाकरे साहब का और शरद पवार शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने और हमारे नाना पटोले जी, ये सब पार्टी के लोग मिलके और गठबंधन के ओर से ये बहुत बड़ी सभा यहाँ हो रही। महाराष्ट्र में इतनी बड़ी सभा यहाँ पर पहली बार हो रही है और ये शक्ति प्रदर्शन है, ऐसा मैं कहूंगा। आप सभी का जोश और उत्साह देखकर मैं समझ गया हूं कि आप लोगों ने नॉर्थ सेंट्रल मुंबई सीट से हमारे कांग्रेस पार्टी की उम्मीदवार वर्षा गायकवाड़ को भारी मतों से आप विजयी बनाएंगे। आप सब उनको जानते हैं और वो भी आपको जानती है, और बहुत से काम उन्होंने मिनिस्टर के नाते भी किया और ऑर्गेनाइजेशन में भी हमारे पार्टी के ओर से बहुत से काम उन्होंने यहाँ पर की। तो मेरा कहना यही है, जो लोग काम करते हैं उनको आप लोग सपोर्ट करना चाहिए। ये तो भूमि, जैसा वक्ता ने कहा, ये भूमि है महाराष्ट्र छत्रपति जी महाराज की जमीन है, और ये महात्मा ज्योतिबा फुले की है, सावित्रीबाई फुले की है, संत ज्ञानेश्वर, संत नामदेव, संत तुकाराम, टुकड़े महाराज, ऐसे कई संत इस धरती पे महाराष्ट्र में पैदा हुए और सामाजिक न्याय के लिए उन्होंने लड़ा। सबसे महान नायक डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर की ये धरती है, उन्हीं के वजह से आज हम कुछ रिजर्वेशन पाए हैं, या सब कुछ जो बुनियादी हक हमको जो मिले हैं ये उन्हीं के वजह से मिले हैं। बहुत से लोग बहुत कुछ बात करते हैं, अगर महाराष्ट्र में पूना पैक्ट अगर नहीं होता आज आपको कोई रिजर्वेशन नहीं मिलता। ये रिजर्वेशन वहां से शुरू होगा जब बाबा साहब अंबेडकर महात्मा गांधी जी के बीच जो एक एग्रीमेंट हुआ वो वैसा ही चलते चलते आया और कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में भी रिजर्वेशन उसको लागू किया गया। यह ऐसी भूमि है जो जिसको ये लिमिट नहीं है, मेरा महाराष्ट्र, मेरे लोग, मेरे लीडर नहीं है। ये महाराष्ट्र छोड़ के दिल्ली तक, पंजाब तक, जम्मू कश्मीर तक इन नेताओं का नाम है। महात्मा फुले सिर्फ महाराष्ट्र के लिए ही नहीं है, महात्मा फुले कन्याकुमारी से कश्मीर तक उनको फोटो लगती है। बाबा साहब अंबेडकर सिर्फ मुंबई के नहीं, लेकिन उनको फोटो हर जगह लगती है। केजरीवाल अपने बाजू में लगा के बैठता है। मैं ये कहीं को क्यों कह रहा हूं कि यहाँ के जो लीडर्स हैं, संत हैं, वो सारे लोग पूरी समाज का, पूरे देश का और समाज के बारे में सोचने वाले
महापुरुष यहां पर हुए, इसीलिए मैं उन सबको नमन करता हूं। और एक बात मैं आपके सामने कहना चाहता हूं कि मोदी जी हर जगह कुछ ना कुछ बोलकर वो अपना ज्ञान बोलो अज्ञान बोलो क्या है मुझे समझ में नहीं आता, वो प्रदर्शन करते हैं और कहते हैं, रोते हैं। मैं अहमदाबाद गया था, अहमदाबाद में उनकी एक रैली चल रही थी, हमारी एक रैली दूसरे जगह थी। उन्होंने वहां पर भाषण किया। बहनों, आप सोचिए, अगर कांग्रेस की गठबंधन सरकार बनेगी तो आपके पास 2 एकड़ जमीन है तो 1 एकड़ वो मुसलमानों को देंगे। और उन्होंने ये भी कहा, आपके घर में जो सोना चांदी जो कुछ भी है उसका एक्सरे करके बाहर लाकर बंटवारा करेंगे। एक प्राइम मिनिस्टर बोलता है। और दूसरा यहां तक भी बोला, मुझे और भी हंसी आई, अगर आपके पास 2 भैंस हैं, 1 भैंस उन्हों मुसलमान को देंगे, ये उन्होंने कहा। आप पढ़े होंगे, आप देखे होंगे। ऐसे मैं समझा प्राइम मिनिस्टर हमेशा एक स्टेट्समैन के तरफ रह के बात करते हैं और उस ढंग से ही बात करते हैं। लेकिन यहां तो प्राइम मिनिस्टर ऐसे हैं, जमीन से लेकर भैंस तक बंटवारा करने की बात करते हैं। और उन्होंने ये भी बात किया कि मोदी सबको लेके चलता है, जिस दिन मैं मुसलमानों के खिलाफ बोलूंगा उसी दिन मैं राजकीय से निवृत्त हो जाऊंगा बोले। लेकिन बोल रहे रोज उन्हों ही बोल रहे और झगड़ा उन्हों ही लगा रहे। आपस में हमारे जो झगड़े करा रहे वो उन्हों ही करा रहे। और उनका खास मकसद ये है, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, आदिवासी, गरीब, पिछड़े, इन लोगों को आर्थिक दृष्टि से मजबूत नहीं करना चाहते। इनको पिछड़े का पिछड़े रखना चाहते हैं, इनको रिजर्वेशन नहीं देना चाहते। देखिए 30 लाख वैकेंसीज सरकार में खाली है, सेंट्रल गवर्नमेंट में, क्यों नहीं भर्ती कर रहे? वो सैंक्शन पोस्ट है और उसमें वो भर्ती करना नहीं चाहते। 30 लाख में कम से कम 15 लाख SC ST को मिलता है और बाकी के 50% अलग लोगों को मिलता है। ये सब इतना रहने के बावजूद भी वो एम्प्लॉयमेंट के तरफ ध्यान नहीं दे रहे, रोजगार के ऊपर ध्यान नहीं दे रहे, महंगाई के ऊपर ध्यान नहीं दे रहे। वो हमेशा सिर्फ बात अगर करते हैं, छोटे मोटे बात करके कहते हैं कि मैंने बहुत कुछ किया, तुमने क्या किया। खासकर हमारे को बोलते रहते हैं 70 साल में कांग्रेस ने क्या किया। अब बात में अब इधर 55 साल बोल रहे हैं। हम कुछ नहीं करे होते, इस देश में संविधान अगर बचाए नहीं रख सकते, लोकतंत्र को अगर बचाया नहीं रख सकते, तो मोदी जी आप इस देश के प्राइम मिनिस्टर कभी भी नहीं बन सकते थे। हमने उसको सुरक्षित रखा, हमने जनतंत्र को सुरक्षित रखा, इसीलिए शाह और आप उस गद्दी पे बैठे हो। और हर चीज को मोदी है तो मुमकिन है, मोदी की गारंटी, उसका उल्लेख भी हमारे उद्धव ठाकरे जी ने किया। मोदी की गारंटी क्या है? मोदी की गारंटी ये है झूठ बोलना। 15-15 लाख रुपए देने का वायदा किया,
काला धन लाकर दिया उसने, दिया मिला उसको? नहीं मिला आपको। तो प्राइम मिनिस्टर झूठ बोल रहे हैं या सच बोल रहे हैं? उन्होंने कहा 2 करोड़ नौकरियां हर साल दूंगा, दिया उन्होंने? नहीं दिया, ये भी झूठ है ना। फिर उन्होंने ये भी कहा हमारे किसानों की आमदनी मैं दुप्पट करूंगा। दुप्पट हो गई किसानों की आमदनी? नहीं हुआ। तो इतना झूठ बोलने वाला प्राइम मिनिस्टर अगर किसी देश में है तो भारत में है, वो हिंदुस्तान में है, वो है मोदी जी। इसीलिए मैं उनको कहता हूं, झूठ बोलते ही रहते हैं सुबह शाम तक। उसीलिए मैं उनको ये कहता हूं, आप झूठों के सरदार हैं, आप झूठों के सरदार हो, सबको झूठ बोलते हो और देश को फंसा रहे हो। और आपके जमाने में जब 2014 शरद पवार जी और हम एक ही कैबिनेट में थे, उस वक्त पेट्रोल का दाम 66 रुपीस था, आज 104 रुपए 2024 में। तो कौन सी गवर्नमेंट अच्छी थी आप बोलिए? 66 रुपए को पेट्रोल देने वाली गवर्नमेंट क्या 104 रुपए देने वाली? सॉरी 1004, उसके बाद में ये 104। डीजल की कीमत 52 रुपए, अब है 92 रुपए। एलपीजी 414 रुपए, अब है 903 रुपए। आटे की कीमत 10 केजी 210 रुपए, अब है 447 रुपए। और दूध की कीमत 39 रुपीस था, आज है 66 रुपीस। तुअर की दाल 80 रुपए थी, आज है 188 रुपए। यानी आप किसी का भी दाम ले लो, मोदी के जमाने में हर चीज महंगी हो गई है। और हर चीज महंगी होने के बाद गरीबों को क्या मिलने वाला है? और इनकी गारंटी कौन सी है? मैं बोला दाम बढ़ाने की गारंटी है, झूठ बोलने की गारंटी है, सत्य कभी नहीं बोले, सत्य से दूरी रहे हो। लेकिन हमने कांग्रेस पार्टी में सेंट्रल गवर्नमेंट में जब थे, हमने नरेगा स्कीम लाया, फूड सिक्योरिटी एक्ट लाया, फॉरेस्ट कंजर्वेटिव एक्ट लाया। उसी के साथ साथ जितने भी जो प्रोग्रेसिव एक्ट थे, कानून थे, उन कानूनों को हमने लागू किया। तुमने क्या किया? तुम सिर्फ ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, सीवीसी, इनका इस्तेमाल करके सबको जेल में डालने का काम किया। ये लोग सिर्फ जैसा कि हमारे अभी केजरीवाल ने कहा कि रसिया में चुनाव हो गए और बांग्लादेश में चुनाव हो गए, पाकिस्तान में चुनाव हो गए, ऐसा चुनाव करके मोदी जी भी यहां पर वही अपना प्रैक्टिस करना चाहते हैं। देखिए यहां पर हिंदुस्तान की जनता पाकिस्तान के जैसे डेमोक्रेसी को कभी नहीं चाहेगी, चाहे वो कुछ भी हो। लड़ेंगे हम। बांग्लादेश का जैसा इलेक्शन हम नहीं होने देंगे, रसिया जैसा इलेक्शन हम नहीं होने देंगे। यहाँ के लोग मजबूत हैं, थोड़ा वक्त देते हैं, थोड़ा वक्त के बाद अगर ठीक ढंग से नहीं चला, एक क्रांति यहां पर हो जाएगी। ये खास करके
हमने जो आज शपथ लिया, इस देश में संविधान बचाने का शपथ लिया है। इसको बचा के रहेंगे, हर कीमत पे बचाएंगे। ये संविधान सबके लिए है, सिर्फ रिजर्वेशन के लिए नहीं है। ये संविधान हमारे मूलभूत अधिकारों के लिए है। बोलने का अधिकार, लिखने का अधिकार, हमको जो काम करना चाहिए उसका अधिकार, हर चीजों का अधिकार इस किताब में है। इसको छीनना चाहते हैं। मोदी जी, आप लाख कोशिश करो, आप कभी इसको छू नहीं सकते और आपकी आरएसएस भी इसको छू नहीं सकती। यह अपना दावा है जिसके लिए लोग लड़े, मरे, कुर्बानी दी, और उन लोगों के सामने ही ये कॉन्स्टिट्यूशन आप बदल नहीं सकते। और कोई बदलने की कोशिश किया तो आप समझिए बीजेपी का नाम और निशाना नहीं रहेगा। और एक मैं खास बात बोलने जा रहा हूं। मोदी जी हमेशा क्यों रोते मुझे समझ में नहीं आता। वो बोले, परसों मैं सुना, और नॉमिनेशन भरने के बाद वो लोगों के सामने लोगों को संबोधित कर रहे थे भाषण। वो क्या बोले, मैं यहां नहीं आया, मुझे मां गंगा ने बुलाया, मां गंगा ने बुलाया इसीलिए मैं यहां पर आया हूं। अरे मां गंगा तो आपको कहीं से भी आशीर्वाद देती थी, वहीं से लड़ना था गांधीनगर से, वहां छोड़ के यहां आके मां गंगा बुलाई। ये धार्मिक भावनाओं को बार बार उठाना, उछालना, ये जो काम मोदी कर रहे हैं, ये हमारे इलेक्शन कोड ऑफ कंडक्ट के खिलाफ है। लेकिन मोदी हमेशा रोते भी रहते हैं, बोलते भी रहते हैं, झगड़ा लगाते भी रहते हैं, और उन्होंने इतने माहिर है कि जो बात उन्होंने एक दिन पहले बोले, दूसरे दिन अगर कोई पत्रकार पूछा, आजकल पत्रकारों से तो नहीं मिलते, एक एक लोगों को बुलाते हैं, पहले ही वो रेडीमेड रहता है, वो रेडीमेड को वो अपने टीवी में डलवा देते हैं। अब देखे होंगे आप, एवरी हाफ एन आवर मोदी जी का चेहरा दिखता है, और मोदी जी का चेहरा दिखाते ही है हर टीवी में। और बाद में ये कहते हैं कि ये अपने मोदी जी का पॉपुलैरिटी बढ़ गया। क्या पॉपुलैरिटी बढ़ गया? तुमने तो देश को सत्यानाश किया। सबको बोले सबका साथ सबका विकास, लेकिन सबका साथ तो लिए, लेकिन सबको सत्यानाश कर दिए। यह मोदी की अवतार है, और मोदी सिर्फ उनको जो चाहते हैं उन्हीं को सपोर्ट करते हैं, लोगों के लिए नहीं है। अमीरों के लिए, गरीबों के लिए उन्होंने कुछ नहीं किया। हमने यही पूछा उनसे, पार्लियामेंट में भी, बाहर भी, अरे भाई तुम्हारा काम बताओ, काम बता के वोट लो। उन्होंने कभी भी अपने काम नहीं बताए। एक बताया उन्होंने, मैं बुलेट ट्रेन लाऊंगा अहमदाबाद से लेकर मुंबई तक। आई बुलेट ट्रेन, 1 लाख रुपए जापान से कर्जा लेकर लाया, और बुलेट ट्रेन मैं 2 साल में कंप्लीट करूंगा उन्होंने कहा। 2 साल गए, 8 साल गए, 10 साल गए, वो बुलेट ट्रेन कहाँ है दिख रही नहीं। खैर वो तो गरीबों के लिए भी नहीं है, इतनी महंगी है, सिर्फ अमीरों के लिए उन्होंने वो एक बुलेट ट्रेन का बताया था। तो इससे कई चीजें हैं कि मोदी जी अपने वक्त जो काम करने का वायदा किया था उन्होंने एक भी नहीं किया। मैं सुना जब मोदी जी की यहाँ पर रैली चल, उस वक्त यहाँ पर एक
होर्डिंग गिरी 13 मई को, उसमें 14 लोग मरे, 40 से ज्यादा लोग घायल हो गए, दब गए नीचे। उन्होंने देखने के लिए भी वहां पर नहीं आया, वो यही मुंबई में थे। मैं पूछता हूं मोदी जी, गरीबों के लिए आपके पास यही हमदर्दी है? उनको देख भी नहीं सकते, पूछ भी नहीं सकते, जैसा मणिपुर में हो रहा है। मणिपुर में 1 साल से भी ज्यादा लोग वहां पर अपने हकूक के लिए लड़ रहे हैं। बहुत से रेप हो गए, 60,000 70,000 लोग अपना घर बार छोड़ के चले गए, लेकिन मोदी जी वहां नहीं गए। मोदी जी देश विदेश में फिरते रहे, 14 दौरे विदेश में उन्होंने किया। और इलेक्शन के भाषण तो आप पूछो मत, इतने भाषण इलेक्शन के उन्होंने इस बार किया, दिल्ली से लेकर गली तक हर जगह जाना, भाइयों और बहनों अपना ही बात करना, मैंने ये किया, मैंने वो किया। और हमारे शरद पवार साहब को भी उन्होंने इनवाइट करने की बात करी। उन्होंने ये कहा कि शरद पवार जी अब ये बुढ़ापे में क्यों कांग्रेस के तरफ जा रहे हैं। उद्धव ठाकरे जी को भी वही कहा। ये लोग, उद्धव ठाकरे हो या शरद पवार जी हो, ये किसी के सामने झुकने वाले नहीं है। वो कट जाएंगे लेकिन झुकेंगे नहीं। तुम ऐसे लोगों के बारे में कोशिश कर रहे हो, हमको डिवाइड करने की कोशिश कर रहे हो, किसको नकली असली बोलकर तुम हमको डराने की कोशिश कर रहे हो। तो इसलिए बंधुओं, मैं ज्यादा आपका वक्त न लेते हुए मैं यही कहूंगा, जो हमारे खास करके यहाँ के जो कोशिश कर्नाटक में हुई, हमारा वहाँ पर तोड़फोड़ हो गया, एक बार गिराने के बाद हमारी सरकार गिरने के बाद फिर इतने जोश में वहाँ कांग्रेस आ गई, 136 सीट लेकर बहुमत में आकर आज गारंटी दे रही। 5 गारंटी हमने जो कहा था वो हम दे रहे हैं। तेलंगाना में 6 गारंटी बोले, हम दे रहे हैं। हिमाचल में बोले हम 5 गारंटी, वो दे रहे हैं। हम ऐसी ही नहीं बोले, हम सब देखकर ही बोले हैं और उसका हमने अनुष्ठान में लाने की पूरी कोशिश की है। और ये जो कहते हैं वो कुछ भी करते नहीं, बार बार बोलते रहते हैं। और एक बात यहाँ निकली कि मोदी जी किसके लिए कोशिश कर रहे, कि वो शाह के लिए करेंगे, क्योंकि 75 साल होने के बाद वो छोड़ देंगे और उसके बाद शाह आ जाएंगे। अरे शाह कहां से आते, हम मोदी को ही छोड़ रहे नई जगह। मोदी ही नहीं रहेगा तो शाह कहां से आएगा। मोदी इस बार 200 पार नहीं कर सकते और इंडिया गठबंधन 300 के पार हो जाता है। यह मैं हर जगह फिरा हूं, हर स्टेट गया हूं और हर स्टेट में अंडर करंट है और मोदी डर गए हैं और डर के भयका हुए बातें कर रही है। कभी कुछ कहते हैं, कुछ कहते हैं। तो इसलिए आप डरो मत, मोदी कुछ भी करने दो। अरे इस देश को तो आजादी हमारे लोगों ने दिलाई। सूली के इसमें फांसी पे चढ़े, बहुत से लोग स्कूल छोड़ दिए, कॉलेज छोड़कर इस देश को आजादी दिलाए। मोदी जी की कंट्रीब्यूशन क्या है, आरएसएस की कंट्रीब्यूशन क्या है? उन्होंने देश के लिए कुछ भी किए बिना सुबह से शाम तक कांग्रेस को गालियां देना। सुबह उठते ही राम का नाम कम लेते हैं, कांग्रेस का नाम ज्यादा लेते हैं। राहुल गांधी का
सोनिया गांधी का, यहां तक कि उन्होंने जवाहरलाल नेहरू को भी अपनी बातें सुनाते हैं, कड़वी बातें। तो ऐसे लोग देश बना सकते हैं।